हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाई क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमें आइडिया लग सकता है। क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें कि अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अगर अपन क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनको अपने दिमाग में रखें, तो ये प्रैक्टिस और वो टॉपिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। दिस विल लेड टू यू द सक्सेस, है ना। तो आज अपन जो इस सेशन के अंदर करने वाले दोस्तों, इससे पहले हमने एक सेशन लिया था जिसके अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और अब जो अपन अपने पास में इससे जो और इम्पॉर्टेंट और जो अच्छे जो क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारा जो सोर्स जो रहता है इन क्वेश्चंस का वो यही रहता है कि हम बेस्ट कोचिंग और बेस्ट फैकल्टी के ही क्वेश्चंस और नोट्स को यहाँ पर आपके लिए उसको सॉल्यूशन करें या आपको बताएं। क्योंकि जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, जितना अच्छा सोर्स होगा, तो वही चीज़ आपको सीखने की मिलेगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है उसकी संभावना क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपन 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे ये वाले, और ये मेरा ट्रस्ट मेरा आपके लिए एश्योरेंस है दोस्तों कि मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, तो जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमने। ये वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसके साथ में कर सकते हैं अगर वो थोड़ा बहुत अगर अपने आप में कोऑपरेशन रखें तो। देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, 1 मोल ऑफ हेप्टेन वॉज मिक्स विद द 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, और ये पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन इज व्हाट, हाउ मच। तो आपको ऐसा जब क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है भाई, आइडियल सॉल्यूशन उसके में अगर दो कंपोनेंट अगर अपन मिलाते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस क्या होता है, PB। तो P टोटल जो रहेगा P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये फॉर्मूला अपने पास में है। अब आपको पता जो A कंपोनेंट है इसकी मूल कितना दिया प्रेशर, 92 दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसका 1 मोल है और इसका कितना 4 मोल है, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस दूसरा वाला कंपोनेंट है प्रेशर कितना भाई, 31 है, और इसका मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई कैन से दैट कि यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/5 का मतलब ये हो गया भाई 0.2, मैंने लिख दिया इसको, प्लस ये आपके हो जाएगा 31 × 0.8। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18, 18.4, तो ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 24.8। तो अब आप देख लीजिए इसका आंसर अपने पास में कहीं मिल रहा है क्या, 24 और 8 32 और 42 और 43.2 के आसपास आ जाएगा, तो 43.2 mmHg। तो कहने का अर्थ ये था कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो थ्योरी आपको पता है उसी का यूज़ करना है, तो क्वेश्चन आपके हो ही जाएगा। अगला देखते हैं। बेंजीन हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर एंड टोलुइन हैज़ द वेपर प्रेशर ऑफ 360। What is the mole fraction of benzene in the mixture with the toluene that will boil at the 88 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। देखो दोस्तों यहाँ आपको दिया है बेंजीन जो है इसका वेपर प्रेशर कितना 900 है और टोलुइन का कितना है 360 है। इसने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मुझे क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, और ये जो आपके बॉयल एट 88 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, ये इस प्रेशर के ऊपर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है भाई। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, करें इसको, और बेंजीन टोलुइन क्या कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, ये भी लिखा हुआ है। तरीका वही रहेगा, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो आप
इसमें एक प्रेशर दिया हुआ है, पी टोटल जो होता है आपको पता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आप बेंजीन को मान लेते हैं एक्स ए मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये ए ही निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, इसको आपको एक्स ए जो है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है जो आपको निकालना है। पी टोटल आपको दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है, ये दिया ना, ये आइडियल कंडीशन जैसे अपन कहते हैं ना 88 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर ये आपके 760 आपके इसका प्रेशर हो जाएगा। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 900, एक्स ए मुझे क्या करना, फाइंड करना है भाई। पी बी कितना दिया हुआ देखो 360, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व ही करना और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए आपके ये हो गया 760 900 एक्स ए प्लस 36 माइनस 36 एक्स ए। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 760 में से 36 जाएगा तो ये हो जाएगा 724 बराबर 900 में से 36 जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 8 64 64 एक्स ए। तो मेरा एक्स ए क्या आ जाएगा भाई 724 अपॉन 864। इससे आप आइडिया लगा लीजिए क्या आंसर आने वाला है भाई। ये 724 है और ये 864 है, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए इसका। अपन कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर कैलकुलेटर है या नहीं है ये हमें भी पता नहीं है भैया ना, है पता ही है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि अगर ये मिल जाए तो अपन इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। 29। तो इसमें दोस्तों अगर आप सॉल्व करेंगे ये 8 नम 72 8 7 56, तो ये अगर ये 9 मान लेता हूँ तो ये 9 8 72, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आएगा तो इसलिए इसका आंसर जो दिया हुआ है 4th आपके मिलेगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, आप चाहो तो इसको 2 से छोटा भी कर सकते हो, जैसे 3 ये आपके हो जाएगा 6 और ये 2, बेहतर तो ये इसको छोटा कर लो आप 4 3 और ये क्या हो गया 2, फिर एक बार और कर लो 1 3 1 और ये हो जाएगा भाई 216, तो 131 अपॉन क्या हो गया 216। अब ये 21.6 21 50 21 7 107 है ना, तो अब ये आप इसको इजी करेंगे तो ये आपके 0.74 के आसपास आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो यही तरीका था आपके जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, किस तरीके से आपका आंसर निकालना, तरीका आपको उन्हें बता दिया सॉल्यूशन करने का। अब एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना, कई बार हम भी रफ डिवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से आपको रफ नहीं करना, पूरा करके देखना है। आगे देखते हैं भाई क्या दिया है, क्या है क्वेश्चन देखिए आप। P naught A and P naught B are the 108 and 36 torr respectively. What will be the mole fraction of A in vapor phase if B has a mole fraction of 0.5 in solution? अब P naught A और P naught B दिया है, इसका प्रेशर कितना 108 है और इसका कितना 36 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, मुझे A की क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। B हैज़ मोल फ्रैक्शन 0.5 इन सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, अगर आपको A की इसने वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछी है तो क्या तरीका होता है उसको करने का। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपको A की पूछी है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, तो क्या से निकाली जाएगी, इसका मतलब होता है A का प्रेशर अपॉन क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। ये मुझे पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो फिर अपना आप ही काम अपना होना ही है। तो A का आपके देखते हैं कितना आ जाएगा वेपर प्रेशर, पी ए जो रहेगा वो क्या हो जाएगा
पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स ए। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है भाई 108 और बी की फ्रैक्शन दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.5 दी हुई है। तो ए की आपको पता 0.5 ही होगी क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का ये सम होता है। ये 54 हो गया। पी बी देखो कितना आ जाएगा, पी बी कितना हो जाएगा भाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 36 इंटू ये 0.5 है तो ये कितना हो गया 18 हो गया। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई बताओ मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाई ए जो निकलेगा वो कैसा हो जाएगा, ए का प्रेशर कितना निकाल लिया हमने 54 और ये कितना हो जाएगा भाई दोनों का 54 प्लस 18 72। 18 के टेबल से काटोगे तो 18 3 जा 54 ही है 3/4 0.75 आंसर आना चाहिए। देख लीजिए आपके। तो आपको निकालना क्या था वो मैंने पहले बता दिया आपको कि भाई ये मुझे फाइंड करना था। तो ये मुझे पता था और ये मुझे पता नहीं है तो मैंने दोनों को निकाल के अलग करके ऐड कर दिया तो आंसर आ ही गया। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ ए इन टर्म ऑफ एक्स ए इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इज एक्स ए। अब देखो भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, क्या पूछा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन पूछा है। वाई ए जो है ये क्या है मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज के अंदर मतलब वाष्प अवस्था के अंदर, इसको एक्स ए के साथ रिलेट करके बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी मतलब सीधा फॉर्मूला ही पूछा है, नहीं समझे आप। तो आपको पता है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या लिख दूंगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये आंसर कहीं दिया हुआ तो देखो चेक करो एक्स ए को साथ में यूज़ करना था। पी नॉट ए एक्स ए किस में दिया इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, ये देखो ये इसमें दिया हुआ है पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या हो जाएगा पी एस। तो थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा ढंग से देखते हैं तो मिल ही जाता आंसर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई देख लो आप इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या दिया विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो क्या करें दोस्तों, आपको पता है डेल्टा एच आइडियल के लिए जीरो होता है, सही बात है। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, सही बात है। राउट लॉ को फॉलो करते ये बात सही है, लेकिन ये थोड़ी फॉलो होता है। डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर जो होता है डेल्टा एस क्या कहलाता है, ये एंट्रोपी कहलाता है। अगर एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये लेंगे तो क्या होगा रैंडमनेस तो क्या होगी बढ़ेगी, रैंडमनेस क्या होगी भाई बढ़ेगी। तो ये आपके क्लियर हो ही गया है। अगला देखो भाई among the following that does not form an ideal solution, कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ये क्वेश्चन है अपना। आपको एक बार पता होना चाहिए जो सेम कैटेगरी के मेंबर होते हैं, जो एक ही परिवार के मेंबर होते हैं, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो बेंजीन टोलुइन दोनों हाइड्रोकार्बन है। अब अगर मैं बात करूं ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये भी एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये भी एक ही कैटेगरी के हैं। लेकिन ये देखो ये क्लोराइड और ये क्या फिनॉल है, तो इनका इंट्रैक्शन होगा, ये आइडियल नहीं बनाएंगे। आंसर थर्ड इज करेक्ट। अगला देखो भाई क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, बस आपको थोड़ा सा देखना है क्या दिया हुआ है। क्या दिया है एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर क्वाती मिश्रण,
ऑफ टू लिक्विड हैज द बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम वेट इट। अब ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं किसे हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। अब ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक तो वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये आपके कहलाता है पॉजिटिव बॉइलिंग। और एक वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, नेगेटिव वाले। अब बॉइलिंग पॉइंट जिनका बढ़ जाता है, इसका मतलब तो ये हो गया कि उनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। और जिनका घटा है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसने तो कहा है कि भाई दो लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, कम होने का मतलब क्या, घटा है वो। और अगर वो घटा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ा है। और जो वेपर प्रेशर बढ़ता है तो इसके लिए डेल्टा पी क्या हो जाएगा, क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो ये आपके क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। आ गया समझ। विच इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है और कौन सी नहीं है। अब ये तो चार हेडिंग थी अपनी और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं है, RLVP है कि नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है कि नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा जिसको अपन कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नहीं पढ़ा जाता है। बाकी परासरण दाब है, वाष्प दाब का अवनमन हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो इसके हिसाब से ये सही है। अगला देखो दोस्तों, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट by addition of non-volatile solute to it is directly proportional to lowering of vapor pressure of a solvent by addition a non-volatile। मतलब वेपर प्रेशर में जो कमी होती है, अगर इसके अंदर अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं या अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो ये जो है ये किस पर डिपेंडेंट है, किस पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ग्लूकोज है, उसको आपने पानी के अंदर मिलाया, तो एक्चुअल में ये डिपेंड किसके ऊपर है। आपको पता है कि आपने ग्लूकोज इसके अंदर मिला दिया, तो अब ये पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सॉल्वेंट का। तो किस पर डिपेंड करेगा कि ग्लूकोज कितना मिलाया आपने, ग्लूकोज कितना मिलाया। तो क्या लिखेंगे, क्या आंसर दिया हुआ क्या कहीं, तो उसकी फ्रैक्शन कितना, उसका अमाउंट कितना, उस पर डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपके कम हो रहा है ना भाई, पहले आपके ज़्यादा था, अब इसने मिला दिया तो ये कम हो गया। ये किस पर डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो अगला क्वेश्चन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो इसकी लैंग्वेज का फॉर्मूला बना लो। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्या होता है, डेल्टा P अपॉन P नॉट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। ये बात किसने बताई भाई, अब आपके पढ़ा हुआ सारा। डॉल्टन था नहीं, जूल था नहीं, कौन था, हेनरी था नहीं, कौन था भाई, राउल्ट था। हेनरी तो उससे संबंधित था, गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है उससे रिलेटेड था।
वेपर प्रेशर के बारे में बात नहीं की थी उसने, गैस के प्रेशर के बारे में बात की थी। वेपर प्रेशर of a solution having solid as solute and liquid as solvent is। अब देखो भाई, ये सवाल है आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज ए सॉल्यूट एंड लिक्विड एज सॉल्वेंट इज। अब मेरे से ये पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉलिड डाला आपने, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज सॉल्यूट, इसका मतलब मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, ग्लूकोज डाल दिया, और लिक्विड मेरा क्या हो गया इसमें, सॉल्वेंट हो गया। तो क्या कहेंगे, ये किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये बात सही है? यस। ये बिल्कुल सही बात है भाई। तो पी एस इज इक्वल टू क्या गया, पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा आंसर है? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो भाई क्या दिया है, इफ पी नॉट एंड पी एस, क्वेश्चन को ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पी नॉट एंड पी एस आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन, N1 and N2 are the mole fraction of solvent and solute। तो फॉर्मूला ही पूछा इसमें, और क्या पूछे। मतलब ये हो गया कि जो N1 जो दिया है वो तो है सॉल्वेंट है, और N2 जो दिया वो क्या है, सोल्यूट है। तो बताओ भाई क्या करोगे आप इसमें, बता सकते हो आप? कर सकते हैं इसमें आप। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी नेट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो अपना यही था। ये क्या होता है, एक्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसको चेंज करना है, यहाँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू सॉल्यूट क्या हो जाएगा। अब सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका जो दिया हुआ ना मोल फ्रैक्शन आपकी क्या है, N2 ही तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू N2। किस में दिया हुआ ये, सेकेंड वाले में दिया हुआ है। हो गया भाई। अगला देखते हैं, 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 2 mole of water। मतलब ये हो गया कि मेरे पास पानी कितना है, H2O कितना है, 2 मोल है। इसके अंदर मैं ग्लूकोज मिला रहा हूँ, ये कितना है, 1 मोल है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर। अब जो प्रेशर आएगा पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता भाई इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं। अब जो आपके आएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ वाटर अपॉन वाटर प्लस जो भी आपने डाला है ग्लूकोज वगैरह ये। तो पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, पानी के मोल कितने डाले इसने, 2 प्लस 1, 2/3 आंसर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया भाई, जो सवाल आपके पास है उस सवाल को ढंग से पढ़िए,
क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, लिख दीजिए। आंसर आपका तैयार है। क्या करोगे बताओ? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करें, अगला देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 750 दिया हुआ, 373 केल्विन पर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज, क्या करेंगे बताइए? दिक्कत कुछ भी नहीं है। अब ये दिया भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये 373 पर इतना दिया है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच? तो दोस्तों अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो एक फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट। ये कितना आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये आपको जो दिया हुआ ना, पी नॉट आपको पता नहीं है, तो ये तो सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया तो आप कितना लेंगे इसको? 760 माइनस ये कितना दिया हुआ? 750, 760 एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 10/760, 1/76 आना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसने जो पूछा है वो मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, जो मुझे कैलकुलेट करना है आ गया। ढंग से देखिए सवाल को, अच्छा सवाल है। तो 1 बाई 1 करके अपन आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तरीका आपको मैंने समझा दिया कैसे करते हैं। ये सॉल्यूट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। देखिए भाई, सारे सवाल उसी टाइप के हैं जो थ्योरी पढ़ी हुई है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 23.8 mmHg. The vapor pressure of aqueous solution of sucrose with the mole fraction of 0.1 is equal to. वही सवाल है उसी तरीके से। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8। और क्या पूछा? द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.1 इज इक्वल टू। सोचिए क्या करेंगे अपन। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, जो आपका प्रेशर दिया हुआ है वो आपके वाटर का 23.8 mmHg, और वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज PS, ये कितना दिया है? ये निकालना है भाई। वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज निकालना है, और इसकी जो मोल फ्रैक्शन दी हुई है 0.1 दी हुई है, निकल जाएगा। तो आपको पता है कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, 20 फार्मूला वही, कौन सा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट 23.8 है, माइनस पी एस निकालना है, ये 23.8 है,
एक्स ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 0.1 है, तो ये हो गया 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 2.38, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा 23.8 माइनस 2.38, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 21.42। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन आपके आ गया है 21.42। कई बार क्या होता है जो भाषा दी जाती है ना वो थोड़ी अटपटी होती है, मतलब आपको पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इसको अंडरलाइन करना था, मुझे एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, और ये जो मेरे को दी हुई है ये आप देख लीजिए क्या दी हुई है, एक्स दिया हुआ है ना, एक्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था। आगे देखो दोस्तों, द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 10 torr एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी इज। अब सवाल जो है बेटा, तरीका वही है कि आपको जितना क्लच अच्छी होगी आपके, कई बार हम भी नहीं समझते हैं तो हमारे से भी थोड़ा इधर उधर आता है, तो कंसंट्रेशन जरूरी है। A is 10 torr एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी, बी का 1 ग्राम जब मैंने मिलाया 20 ग्राम ऑफ ए के 20 ग्राम में मिलाया मैंने, इसका प्रेशर आपके कितना हो गया 9 हो गया। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मुझे दिया हुआ है इज 200 AMU, तो क्या पूछा गया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज हाउ मच। वही तरीका है, सॉल्यूशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, अब सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में देखो आपकी 1 ग्राम ऑफ बी, 1 ग्राम मैंने मिलाया, इसका अणुभार कितना है जो मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी निकालना है, इसको x मान लेते हैं, अपॉन 1/x प्लस कितना मिलाया आपने, ग्राम में मात्रा कितनी है 20 है, और इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। x ही तो फाइंड करना है इसमें, तो क्या करेंगे पी नॉट कितना भाई शुद्ध का कितना दिया हुआ है 10, और कमी कितनी हो गई 9 की, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन पहले कितना था 10, 1/x अपॉन 1/x प्लस सॉल्व कर लो 20/10, ये 0.1 आ गया। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, यहाँ कर देते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x अपॉन 1/x प्लस 2/200 0.1। सॉल्व कर लीजिए, 1/10 इज इक्वल टू 1/x। अब इसको सॉल्व ही करना अपने को, तो ज़्यादा अपन इसमें उलझते नहीं हैं, सीधे ही ले आते हैं। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1 इंटू 1/x प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1/x। तो ये कितना हो जाएगा 0.1/x प्लस 0.01 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x।
अब आप देखिए इसमें से मैं करूँगा 1/x माइनस पॉइंट का 1/x 0.01, सही है। तो ये हो जाएगा अपने पास में वापस 0.9 आ जाएगा। ये 0.9/x इज इक्वल टू 0.01, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.01, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बस सॉल्व ही करना था आपके, इसमें कुछ था नहीं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 90 में। तो मैं इसमें सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं तो यही सिखाना चाहता हूँ, बाकी तो आपके अर्थमेटिक वाला पार्ट था, ये तो आप कर ही सकते हो। जब ये वैल्यू रख दी तो सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो। ये 10 दिया होता, ये 9 दिया होता, ये 10 है, सॉल्व ही तो किया है। सॉल्यूशन में अगर अपन ध्यान नहीं रखेंगे प्लस माइनस का तो मिस्टेक हो सकती है, चाहे आप और चाहे मैं हूँ। चलें आगे। अगला देखिए दोस्तों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल, एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन आर 80। ये कंपाउंड दिए गए हैं, इनके क्या दिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। इसका कितना दिया 80, 65, 184 और 212। विच विल शो द हाईएस्ट वेपर प्रेशर, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा। दोस्तों जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो उतने ही तेज़ी से आपके भाग जाएगा वहाँ से। मतलब ये हो गया कि वह बहुत प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उतने ही क्या होगा, कम होगा। ये हमें आइडिया हो जाना चाहिए भाई। तो एक तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, बेंजीन है, दूसरा क्या दिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल है, तीसरा क्या है, एनिलीन है, और चौथा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। एक कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। ये कई बार क्या होता है अपन ढंग से नहीं लिखते हैं ना, तो अपने से मिस्टेक हो सकती है। अब आपको पता होना चाहिए जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतने ही क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। अब चेक कर लो भाई, ठीक है। सबसे कम किसका है, मिथाइल अल्कोहल का है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अगला है, इफ राउल्ट्स लॉ इज ओबीड, राउल्ट लॉ की पालना की जाती है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, थ्योरी का कंटेंट सामने दिख रहा है कि इसमें क्या बताया गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, भाई उसका फ्रैक्शन कितना उस पर तो डिपेंड करेगा। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, एक्स ऑफ सॉल्वेंट, इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सामने पड़ा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। चले भाई आगे, 45 क्वेश्चन तक अपन आ चुके हैं। अब ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, करके देखने पड़ेंगे, थोड़े बड़े भी है। क्या दिया भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ, थोड़ा इसका साइज बढ़ाएं क्या, शायद आपको ना दिखे तो,
क्या दिया भाई, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ए इज 70 टॉर। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए इज 70 टॉर at 27 degree Celsius. It forms an ideal solution with the another liquid B. The mole fraction of B is 0.2. The total pressure of the solution is 84. Vapor pressure of pure liquid B at 27 degree. तो देखो दोस्तों, सवाल उसी प्रकार के हैं, बस करने के लिए थोड़ा सा अपने को हिम्मत चाहिए। P टोटल क्या है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स पी। ए का जो दिया मेरे पास प्योर लिक्विड का 70 है, आइडियल सॉल्यूशन विद द अनदर सॉल्यूशन बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.2। इसकी 0.2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। और ये कितना दिया है, ये टोटल कितना दिया भाई, 84। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी मुझे निकालना है, पी नॉट बी निकाल लूँगा, एक्स भी मुझे पता है कितनी दी हुई है, 0.2। सॉल्व कर लीजिए, 84 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 56 प्लस पी नॉट बी इंटू ये 0.2 पी नॉट बी, माइनस करो इसमें से, कितना हो जाएगा भाई, 18.2 पी नॉट बी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, सही है। ट्वेंटी 28 आएगा ना, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 28 अपॉन 0.2। आंसर क्या आ गया, 140। तो 140 इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट। देखा दोस्तों आपने कि जो क्वेश्चन जो था उसको हमने किया, करने का तरीका वही था। अच्छा, इसके नीचे वाला क्वेश्चन, अच्छा ये ऐसे हो गया क्या, ये तो हो गया। कोई नहीं, उसको हटा देंगे यहाँ से। सॉल्यूशन आपको हमने बता दिया। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया भाई, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज। तो कोई सॉल्यूशन है, उसका जो आपके बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको आइडिया होगा इसका डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा भाई, 100.15 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.15 डिग्री। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
what is the freezing point of an aqueous solution obtained by the diluting the above solution with an equal volume of water? इस सॉल्यूशन का मुझे क्या निकालना, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन और ऑब्टेन्ड बाय द डाइल्यूटिंग द अबव सॉल्यूशन विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. द वैल्यू ऑफ के बी एंड के एफ देर का है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन. देखो दोस्तों, ऐसे सवाल कैसे करेंगे अपन. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, के बी इंटू मोलैलिटी. और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी. बस इन दोनों का एक दूसरे में डिवाइड कर दो, आपका आंसर तैयार है. हो गया. तो डेल्टा टी एफ अगर मुझे निकालना है तो निकल जाएगा. डेल्टा टी एफ अगर मुझे निकल जाएगा तो टी एफ अपने आप ही आ जाएगा. ये कितना 0.15 है. के एफ की वैल्यू दी हुई है भाई, कितनी दी हुई है आपके. के एफ की वैल्यू आ गई आपके पास 1.86. के बी की वैल्यू कितनी है 0.512. सॉल्यूशन क्या है, इक्वल है भाई. तो मोलैलिटी तो सेम ही रहेगी. मोलैलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी. कैंसिल हो जाएगा. इसको अगर अपन देखें तो आप देखेंगे ये आंसर नहीं है भाई. तो यहाँ अगर अपन चेक करेंगे तो ये अगर अपन ये 1/1, तो डेल्टा टी एफ मेरे पास जो आएगा 1.86 डिवाइड बाई 0.512. और डेल्टा टी एफ मुझे पता है क्या होता है, टी एफ सॉल्यूशन. ये मुझे पता है, ये आपके क्या आ जाएगा भाई, ये तो कम होता है. तो ये आपके हो जाएगा क्या, माइनस में आएगा ये वैल्यू. ये तो मैं पता है कितना होता है 0 डिग्री. ठीक है भाई. इसको ऐसे निकालते हैं अपन. टी एफ माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन 0 माइनस. ये निकालिए कितना आ रहा है, यही तो वैल्यू निकालनी है. पूछा क्या आपसे, फ्रीजिंग पॉइंट तो निकालना है. ये कितना आएगा, ये 5 से अगर मैं इसको 0.5 मान के करूं कितना हो जाएगा बताओ. एक मिनट रुकिए. इस सवाल के अंदर ये एक शायद इसमें एक चीज़ ये नहीं कहा है, क्लियर तो नहीं कहा है, फिर भी अपन एक बार इसको कंसीडर कर लेते हैं. तो इसमें आपके आंसर जो आपके मिलने वाला आपको इसमें जो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वल वॉल्यूम मिलाया ना तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी. तो 1/2 से मैं और डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 9/5 करेंगे तो शायद फिर हाँ ये 9/5. तो आई थिंक इसके अंदर जो आंसर आने वाला है दोस्तों 0.272 आ जाएगा फिर. ठीक है. इसमें ये थोड़ा एक बात ध्यान रखनी है,
व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द डाइल्यूटिंग द अबव सॉल्यूशन विद द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। जो पहला जो आपने रखा था और अब जो चीज़ रखी है, तो एक्चुअल में ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे तो अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये कैंसिल नहीं, ये 0.5 कर लीजिए आप। तो अब आप देखिए ये आंसर आ जाएगा इसका 18 दूना 36। तो अगर ये लिया मैंने तो थर्ड आंसर बनेगा फिर से 1.86 डिवाइड बाई, ठीक है, आराने से। तो कहने का अर्थ ही हो गया दोस्तों कि इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और यहाँ मुझे पता था ये 0.15 दिया हुआ था मेरे पास, ये मैंने 0.15 लिखा, ये दोनों वैल्यू मेरे पास दी हुई है। द वैल्यू ऑफ के बी एंड के एफ, अच्छा ये उल्टा कर दिया क्या हमने, नहीं नहीं सही है। के बी कितना है अपने पास में, द वैल्यू ऑफ के बी कितना है 0.512 एंड ये कितना है 1.86, ठीक है करेक्ट। तो ये यहाँ पर ये भी तो पढ़ा है ना भाई, अच्छा अपना ध्यान इधर जा नहीं रहा था, ओके ओके डन 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 डन। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 18 तिया 54 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 नंबर 135, 135 में ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, हाँ आ रहा है, ओके सही है बेटा। ये हमने इसको 0.15 को कंसिडर नहीं किया था, 15 आएगा ना भाई, ऐसे थोड़ी है। इनटू क्या रहेगा 0.15 इंटू 0.5 हो गया। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.86 इंटू 0.5 इंटू 0.15 अपॉन क्या है 0.512। तो ये आपके वैल्यू आपके नेगेटिव में आएगी और ये कितनी आएगी माइनस की 0.272। मैंने आपको पहले ही कहा था भाई देखो, कोई चीज़ अगर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, मान लो ये 0.15 था तो ये 0.15 आपके उधर जाएगा और ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पहले हमने काटी नहीं, इसने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास आंसर चले भाई। आगे देखिए अगला क्या दिया, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू। क्या पूछा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू। क्या करेंगे भाई, अब यार ये तो चीज़ बिल्कुल आसान है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू क्या होता है मोलरिटी। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसका और इसका रेशियो पूछा है, क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.522 डिग्री सेल्सियस when the 6 gram of compound X was dissolved in 100 gram of water। तो पूछा molecular weight of X is how much। तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.52 है, 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड है उसको मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज हाउ मच। तो देखो दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, फार्मूला लगाओ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। ये कितना 0.52, के बी कितना आ गया भाई, ये दिया हुआ 0.52। मोलरिटी निकालनी तो ग्राम में वैल्यू कितनी दी हुई है 6 ग्राम। मोलर वेट आपको निकालना है इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम।
ये कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, तो मोलर वेट मेरा कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 बच गया पीछे 60 ग्राम पर मोल। है आंसर? कहाँ दिया? इसमें दिया। कहने का अर्थ ही हो गया दोस्तों, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, करने का तरीका आपको हमने बता दिया। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया, ये इतने पर बॉयल हो रहा है 1 ग्राम लेने पर, और अगर ये कह रहा है कि मैं 3 ग्राम ग्लूकोज लेता हूं फॉर द सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट, ये किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा? समझ रहे हो आप? पहले 1 ग्राम लिया तो ये कितने पर बॉयल हो रहा है, 100.25 पर, और अगर मैं कह रहा हूं 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम, तो बेटा आपको एक बात इसमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है वो डिपेंड करता है कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्या आपको यूरिया का मोलर मास पता है? कितना देखो, 60 है। तो डेल्टा टीबी जो होता है मेरे पास पता है, के बी इंटू मोललिटी। पानी तो सेम है, पानी तो क्या है, सेम है। तो अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मोलर मास पर। तो यूरिया का जो अगर मैं मोल निकालूं तो ये आएगा 1/60, और ग्लूकोज का अगर मैं निकालूंगा के मोल तो 3 क्या आएगा, 180। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेम है, फ्रैक्शन सेम आ गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, समझ गए आप? अगला देखो, प्योर बेंजीन फ्रीजेज एट 5.45 डिग्री सेल्सियस at a certain place, but 0.3 F474 m solution of tetrachloroethene in benzene freezes at 3.55 degree Celsius. The Kf for the benzene is what? क्या करेंगे आप? करते हैं, चेक करते हैं इसको। प्योर बेंजीन है, इसका जो बेंजीन का जो दिया हुआ है 5.54 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीज हो रही है, इसका टीबी नहीं है, टीएफ है, और इसकी मोललिटी कितनी दी है, 0.374। अगर ये कह रहा है कि अगर मैं एम सॉल्यूशन ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन इन बेंजीन, जब बेंजीन के अंदर इसको मिलाया तो इसका जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है सॉल्यूशन का, 3.55 डिग्री सेल्सियस। तो के एफ निकालो, डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा भाई, के एफ इंटू मोललिटी। अब ये डेल्टा टी एफ कम में से ज़्यादा को घटाएंगे, 3.55, ठीक है भाई। इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं, डिफरेंस ही अपने को 5.45 माइनस, प्योर का ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, 3.55 की एफ मुझे निकालना है।
374। तो के एफ क्या हो जाएगा, निकालो भी, कितना आ जाएगा, ये 55 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 45 90 0.9 अपॉन 0.374। देखेंगे आप तो लगभग 3 से कम वाला आंसर आएगा, 0.3 से कम वाला। आ रहा है क्या, नहीं आया, कहाँ गड़बड़ हो गई, डिफरेंस देखो, 5.45 माइनस 3.550। हाँ हाँ हाँ, अब सही है ना यार, 0.9 कैसे आएगा, वन 1.9 अपॉन 0.374। तो लगभग आपके पास ही आ जाएगा, 5 के आसपास चला गया, 5 या 15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 5.08। ये आपने देखा दोस्तों, सवाल वही है, फॉर्मूला वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है, आंसर आपके सही आएगा। बढ़ते हैं आगे। एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, के बी ये है, के बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब देखो यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम का लफड़ा नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू मोललिटी, के एफ इंटू मोललिटी। तो इतने पर ये फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया। इसने पूछा है व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी निकालना है। ये वैल्यू कितनी है, 0.186। के बी की वैल्यू कितनी दी है भाई, 0.512। के एफ की कितनी दी है, 1.86। मोललिटी तो सेम ही है, तो कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टी बी मेरा कितना आ जाएगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा भाई, 0.512 अपॉन 1.86 इंटू 0.186। ये काट दीजिए आपके, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0.0512। देखो है क्या आंसर, है कौन से में, 4th में। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, क्या पाया गया। भाई अगर आप पानी को जमा रहे हैं या कोई सॉल्यूशन को जमा रहे हैं, उसमें ग्लूकोज मिला दिया, तो जमता कौन है बताइए, जमता कौन है, उसमें जमता तो पानी है। तो इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, कि कहता है ना कि हिमांक बिंदु पर जो अवनमन जो होता है, इस यहाँ पर हिमांक में अवनमन में क्या पाया गया, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर, गलत, वो तो कम हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्यूट, सॉल्यूट के प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं है। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूट थोड़ी होता है, सॉल्यूट नहीं जमता, जमता कौन है, जमता दोस्तों कौन सा, सॉल्वेंट है। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको आगे ले जाएगी। आगे देखते हैं भाई क्या दिया है।
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 0.0 मोल ऑफ यूरिया इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कितना फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन करेगा? यहाँ तो आपके डेल्टा टी एफ कर लो, के एफ की वैल्यू मेरे पास पता चल गई कितनी है भाई, ये 1.86 है। मोललिटी, मोललिटी कितनी हो गई? 0.02 मोल है। अणुभार यूरिया कितना होता है? 60 होता है। और कितने में बोला भाई आपने? 100 में। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए 1.86 0.02/6, तो ये हो जाएगा 0.01। तो 1.86/3 इंटू 0.01। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कौन सा आंसर मिलेगा? सही किया क्या? इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सही है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? आंसर 0.02। अरे भाई ये क्या किया आपने? ये ग्राम थोड़ी, ये मोल है यार, यूँ क्या कर रहे हो? ये क्या है? 0.02 और कितने में बोला? 100 ग्राम। अब सही है यार। ये हो जाएगा 1.86 इंटू 2/10। 6 दूनी 12, 2 असल का 1, 2 हाँ भाई, ये आ गया आपका आंसर। ये इसने मोल दिया, ग्राम में वैल्यू थोड़ी दी है, ये मोल है तो मोल ही रखने थे। क्योंकि मोललिटी क्या होती है? ये मोललिटी है भाई। ये क्या हो जाएगा? मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम इन 2000। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। What would be the freezing point of a aqueous solution containing 18 gram of glucose in 1000 ग्राम ऑफ वाटर? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, वही आपके नेगेटिव में आएगा, कम हो जाता है, डिप्रेशन होता है। डेल्टा टी एफ अपन निकालेंगे, के एफ की वैल्यू कितनी है? 1.86। 18 ग्राम ग्लूकोज है, इस बार ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो 18 इसका मोलर मास कितना होता है? 180 इंटू कितने पानी में डाला भाई आपने? 1000 ग्राम ऑफ, तो ये 1000 ग्राम में अगर है तो ऊपर आपको पता है अपन 1000 लिखते ही हैं, फॉर्मूला आपका पता है भाई। फॉर्मूला लिखो आप ज़्यादा ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ ग्राम में मात्रा मोलर वेट इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। देखो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, डेल्टा टी एफ मेरा कितना आ जाएगा? 0.186। अब आपको पता है कि ये जो आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा टी एफ, ये अपन क्या लिखते हैं भाई? टी एफ माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना आ गया है ना? ये तो हमें पता है ना। ये अपने पास आ गया 0.186 और ये क्या है? 0 और ये क्या? माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो तरीका वही है जो हर बार करते आए हैं, उसी का इस्तेमाल करना। अगला देखते हैं बेटा। A solution of 1.25 gram of non-electrolyte in 20 gram of water. KF इतना देर का है and freezing point of water is this.
देन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तरीका जो है उसी का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। के एफ इंटू ग्राम में मात्रा, अणुभार, मोलर मास 1000 अपॉन क्या, कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ये लिख लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा भाई, ये 273.15 केल्विन दिया है इसने पानी का, और जम कितने पर रहा है, 271.94 पर। तो अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता प्योर वाली कितनी है, प्योर वाली है 273.15 माइनस 271.9। के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, ग्राम में मात्रा कितनी है 20, मोलर मास आपको निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट कितना है भाई 20 ग्राम ऑफ वाटर। यार यूँ क्या कर रहे हो, ये 20 ग्राम है भाई। हाँ, ये 1.25 है और ये 20 ग्राम है। सॉल्व आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। तो 273.15 में से 271.9 निकालते हैं। ये 1.25 आ गया, 1.86, 1.25, मोलर मास मुझे निकालना है, ये कितना आ जाएगा 50। तो ये कैंसिल हो गया। फिर और देखो, तो मोलर वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1.86 इंटू 50। तो ये देखिए आपकी 18 पंजा 90 के आसपास आएगा, या इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। 6 है ना पीछे, 96 वाला करेक्ट आंसर। अगला देखिए बेटा, इफ अ थिन स्लाइस ऑफ सुगर बीट इज प्लेस्ड इन द कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर आपके बीट या जो चुकंदर जो है उसका मैंने बहुत ही पतला टुकड़ा लिया और मैंने उसको कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl का सांद्र विलयन से डुबो दिया, तो क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो सुगर बीट विल लूज वाटर फ्रॉम इट सेल्स। देखो एक बात ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर एक आपके सॉल्यूशन कैसा पतला है और एक क्या जाड़ा है, मतलब कहता है ना कि जिसकी कंसंट्रेशन क्या हाई है, तो आपको पता होना चाहिए वो अगर उसमें डालेंगे तो उसका पानी क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे अगर ये दो सॉल्यूशन है, किसमिस वाला खेल है वो, आपने अगर इसमें से रखा तो अगर इसकी बाहर वाले सॉल्यूशन की सांद्रता ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर आ जाएगा। आंसर विल बी फर्स्ट। अगला क्या देखो भाई, इन ऑस्मोसिस फिनोमिनोन नेट फ्लो ऑफ। क्या होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस के अंदर आपको एक बार पता होना चाहिए, जैसे अगर ये अपने पास में कोई शुगर सॉल्यूशन भरा और यहाँ आपने SPM लगा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या देखेंगे आपको पता होना चाहिए ये शुगर सॉल्यूशन है। पानी के अंदर आपने इसको सस्पेंड किया या मिला दिया, तो पता हो क्या होगा भाई, पानी क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, सिर्फ पानी जाएगा। कौन जाएगा इसके अंदर, वाटर विल एंटर, पानी एंटर करेगा, है ना भाई। और मान लीजिए पहले इसका लेवल ये था और अब आपके इसका लेवल क्या हो जाएगा, H हाइट चढ़ जाएगा। अब क्या पूछा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। पानी जो पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हायर से लोअर की ओर मोशन करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू द
हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सही बात है। ये शुगर है, इसका मतलब इसमें क्या पानी की क्या है, कमी है, H2 क्या लेस है, H2O लेस, इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड क्या है, ज़्यादा है, और बाहर कुछ है ही नहीं, पानी है, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो पानी गया कहाँ से, पानी गया है लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, तो आंसर कौन सा मेरा, सेकंड। बाहर थोड़ी आया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ थोड़ी आया, लोअर से हायर की तरफ गया है, सही बात है। आगे देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर ये आपसे कहा जाता है भाई कि बताओ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इन क्या ये बात सही है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। अगर ये टी कांस्टेंट कर लिया तो पाई का डायरेक्ट रिलेशन किस साथ में है, सी के साथ ही तो है। तो क्या कहूँगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे ताकि आप लोग दूसरे क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के तौर पर घर पर कर सको, और उसके बाद जो अपन नेक्स्ट सेक्शन में फिर इसी टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।